सिंघानिया मेंशन के विशाल और भव्य गलियारों में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल बाहर हो रही मूसलाधार बारिश और बादलों की भीषण गर्जना ही भंग कर रही थी। खिड़कियों के कांच पर टकराती हुई बारिश की बूंदें एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थीं, मानो आज रात इस घर में कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला हो। आरोही, जो इस घर की एक मामूली नौकरानी थी, अपने गीले कपड़ों और थके हुए शरीर के साथ धीरे धीरे पुस्तकालय की ओर बढ़ रही थी। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि वह रात के समय इस हिस्से में न आए, लेकिन काम का बोझ और मालकिन का डर उसे यहां खींच लाया था। उसके हाथों में सफाई का सामान था और दिल में एक अनजाना डर, क्योंकि यह विवान सिंघानिया का निजी क्षेत्र था, जिसे पूरा परिवार एक अपाहिज और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति समझता था। आरोही के मन में विवान के लिए एक सहानुभूति थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस बड़े महल में वह कितना अकेला है, जिसे उसके अपने ही भाई और सौतेली मां तुच्छ समझते थे। वह दबे पांव चल रही थी ताकि उसकी आहट से कोई जाग न जाए, खासकर कबीर सर, जो हमेशा उसे नौकरी से निकालने के बहाने ढूंढते रहते थे। बिजली की एक तेज चमक ने गलियारे को रोशन कर दिया, जिससे दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें डरावनी लगने लगीं। पुस्तकालय का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, जिसने आरोही के कदमों को वहीं रोक दिया। उसे याद था कि उसने शाम को विवान को उसकी व्हीलचेयर पर बैठाकर कमरे में छोड़ा था और उसे सुला दिया था। तो फिर यह रोशनी क्यों जल रही थी? जिज्ञासा और कर्तव्य की भावना के बीच संघर्ष करती हुई आरोही ने दरवाजे को थोड़ा और धकेला और अंदर झांका। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उसने उसके होश उड़ा दिए और उसके हाथों से झाड़ू लगभग छूट ही गया। लेकिन उसने समय रहते खुद को संभाल लिया। कमरे के बीचों बीच वह व्यक्ति, जिसे पूरी दुनिया पिछले 3 सालों से एक लाचार और अपाहिज इंसान मानती थी, अपने पैरों पर सीधा खड़ा था। विवान सिंघानिया, जिसकी टांगे कथित रूप से बेजान थी, न केवल खड़ा था, बल्कि वह एक भारी डंबल के साथ व्यायाम कर रहा था। उसके चेहरे पर वह भोलापन और शून्यता नहीं थी जो दिन में दिखाई देती थी, बल्कि उसकी आंखों में एक शिकारी जैसा तेज और चेहरे पर कठोरता थी। उसके शरीर की कसी हुई मांसपेशियां और पसीने से लथपथ उसका धड़ इस बात का गवाह था कि वह शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम और शक्तिशाली है। आरोही की सांसें उसके गले में अटक गईं और उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा कि उसकी धड़कन की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाएगी। यह कोई साधारण राज नहीं था, यह सिंघानिया साम्राज्य की नींव हिला देने वाला सच था। विवान सिंघानिया नाटक कर रहा था और उसने अनजाने में उस नाटक के पीछे के असली चेहरा देख लिया था। आरोही का पहला विचार वहां से भाग जाने का था, इससे पहले कि वह उसे देख ले। वह धीरे से पीछे हटने लगी, लेकिन शायद किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था, या शायद विवान की इंद्रियां किसी जंगली जानवर की तरह तेज थीं। जैसे ही आरोही ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसका पैर फर्श पर रखे एक पुराने फूलदान से टकरा गया, जिससे एक हल्की सी खनक हुई। वह आवाज तूफानी रात में भी उस कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई विवान के कानों तक पहुंच गई। विवान की हरकतें तुरंत रुक गईं। उसने डंबल नीचे रखा और बिजली की गति से दरवाजे की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब कोई दया या मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ठंडापन था जो आरोही की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। वह समझ गई कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और उसकी जान अब बहुत बड़े खतरे में है। विवान ने अपनी व्हीलचेयर की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके चलने में एक राजा जैसी शान और आत्मविश्वास था। आरोही, जो डर के मारे कांप रही थी, दीवार से सट गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विवान उसके करीब आया और उसे दीवार और अपने मजबूत शरीर के बीच कैद कर लिया। उसकी ऊंचाई
और उसका चौड़ा सीना आरोही के सामने एक पहाड़ जैसा लग रहा था। उसने अपना हाथ दीवार पर रखा, आरोही के चेहरे के बिल्कुल पास, और झुककर उसकी आंखों में देखा। तो तुमने देख लिया। विवान की आवाज में एक गहरी गूंज थी, जो उस हकलाने वाली आवाज से बिल्कुल अलग थी जिसे आरोही सुनने की आदी थी। एक छोटी सी चूहिया शेर की मांद में घुस आई है और उसने वह देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। आरोही का गला इतना सूख गया था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी, बस अपनी नम आंखों से उसे देखती रही। वह विवान, जो कभी उससे पानी मांगते वक्त भी डरता था, अब उसे अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत रखता था। आरोही को अपनी गरीबी और लाचारी का एहसास जितना इस पल हुआ, उतना शायद कभी नहीं हुआ था। बड़े साहब, आरोही ने बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए कहा। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे जाने दीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कसम खाती हूं। विवान के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, जो किसी भी तरह से आश्वस्त करने वाली नहीं थी। उसने अपने दूसरे हाथ से आरोही की ठुड्डी को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी पकड़ सख्त थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे दर्द हो, बस इतना कि वह अपनी नजरें न फेर सके। कसम, विवान ने उपहासपूर्ण स्वर में दोहराया। इस घर में कस्में और वादे कांच की तरह टूटते हैं। आरोही, तुम्हें क्या लगता है, अगर मेरी सौतेली मां या कबीर को पता चला कि मैं ठीक हूं, तो वे क्या करेंगे? वे मुझे मारने की कोशिश करेंगे, जैसा उन्होंने 3 साल पहले किया था। और अगर उन्हें पता चला कि तुम यह राज जानती हो, तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। विवान की बातें कड़वी सच्चाई थीं। आरोही जानती थी कि इस घर के लोग कितने क्रूर हो सकते हैं। उसने अपनी जान बचाने की भीख मांगते हुए अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन विवान की आंखों में रहम की कोई झलक नहीं थी। विवान ने उसे छोड़ा और कमरे में टहलने लगा, जैसे वह कोई गहरा विचार कर रहा हो कि इस नई समस्या का क्या किया जाए। मेरे पास 2 रास्ते हैं, उसने अपनी पीठ आरोही की तरफ करते हुए कहा। पहला, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर दूं और इसे एक दुर्घटना का रूप दे दूं। बारिश हो रही है, सीढ़ियों से फिसलना आम बात है। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंत इस तरह होगा। वह अपने बीमार पिता और छोटे भाई के बारे में सोचने लगी, जो पूरी तरह उस पर निर्भर थे। और दूसरा रास्ता, आरोही ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। विवान मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने शतरंज की बिसात पर कोई नई चाल सोच ली हो। वह वापस उसके पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक व्यापारिक गंभीरता थी। दूसरा रास्ता यह है कि तुम मेरी ढाल बन जाओ। तुम्हें मेरे इस नाटक में शामिल होना होगा, लेकिन एक नौकरानी के रूप में नहीं। आरोही को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। उसका दिमाग डर के मारे सुन्न हो चुका था। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, आरोही। विवान ने ये शब्द इतने सपाट लहजे में कहे जैसे वह किसी व्यावसायिक सौदे की बात कर रहा हो। आरोही को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। शादी, और वह भी इस इंसान से जो अभी उसे मारने की धमकी दे रहा था। शादी करके तुम इस घर की बहू बन जाओगी, और तब तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगी, मेरी पत्नी के रूप में। कोई तुम पर शक नहीं करेगा, और तुम मेरी सुरक्षा भी कर सकोगी। और बदले में तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा, और तुम्हारे पिता का इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में होगा। यह प्रस्ताव किसी वरदान से कम और एक सजा से ज्यादा लग रहा था। आरोही जानती थी कि एक नौकरानी का सिंघानिया परिवार की बहू बनना आग में कूदने जैसा है। कबीर और माहिरा उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और उसका जीवन नर्क बना देंगे, लेकिन वे लोग कभी नहीं मानेंगे। आरोही ने विरोध करने की कोशिश की। मैं एक नौकरानी हूं,
और आप इस घर के वारिस हैं। विवान हंसा, एक सूखी और कड़वी हंसी। वे मानेंगे, क्योंकि एक पागल और अपाहिज की जिद्द के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा। विवान ने फिर से आरोही को दीवार की तरफ धकेला। उसकी आंखों में एक खतरनाक संकल्प था। तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है आरोही। सुबह होने तक यह फैसला हो जाना चाहिए। या तो तुम मिसेज विवान सिंघानिया बनोगी, या फिर कल सुबह का अखबार तुम्हारी मौत की खबर छापेगा। चुनाव तुम्हारा है। बाहर बिजली कड़की और उस तेज रोशनी में विवान का चेहरा किसी शैतान जैसा लग रहा था। आरोही के आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। अब उसके अंदर केवल जीवित रहने की एक आदिम प्रवृत्ति बची थी। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसके पिता की सर्जरी के लिए लाखों रुपयों की जरूरत थी और साहूकार का कर्ज भी चुकाना था। अगर वह मर गई तो उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा, और अगर उसने मना किया तो यह राक्षस उसे मार डालेगा। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी आजादी के। उसने एक गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींचा और विवान की आंखों में सीधे देखा। उस पल वह डरी हुई लड़की कहीं गायब हो गई और उसकी जगह एक दृढ़ निश्चय ने ले ली। मैं तैयार हूं, आरोही ने कहा। उसकी आवाज में अब कंपन नहीं था। लेकिन मेरी एक शर्त है। विवान की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं, मानो उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की सौदेबाजी करने की हिम्मत करेगी। शर्त अपनी जान बचाने के बदले तुम शर्त रख रही हो? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी दिलचस्पी थी। हां, आरोही ने कहा। आप मेरे परिवार को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही उन्हें इस गंदी राजनीति में घसीटेंगे। और जिस दिन आपका यह बदला पूरा हो जाएगा, आप मुझे सम्मान के साथ आजाद कर देंगे। विवान कुछ देर तक उसे देखता रहा, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मंजूर है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया या मेरा राज किसी को बताया तो उस दिन तुम अपनी आखिरी सांस लोगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही ने न चाहते हुए भी उस हाथ को थाम लिया। यह हाथ गर्म और मजबूत था, लेकिन इसका स्पर्श किसी लोहे की जंजीर जैसा ठंडा था। उसी क्षण बाहर बादलों की गर्जना ने मानो इस शैतानी समझौते पर अपनी मुहर लगा दी। विवान ने उसे जाने का इशारा किया। अब जाओ, कल सुबह मैं सबके सामने तांडव मचाने वाला हूं। तुम्हें बस मेरे साथ खेलना है। और हां, अपनी ये आंसुओं वाली सूरत ठीक कर लेना। मेरी होने वाली पत्नी को कमजोर दिखने का कोई हक नहीं है। आरोही ने एक आखिरी बार उस रहस्यमयी आदमी की ओर देखा जो अब वापस व्हील चेयर की ओर बढ़ रहा था, और फिर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। गलियारे में वापस आकर उसने ठंडी हवा को अपने फेफड़ों में भरा, लेकिन उसे लगा जैसे वह अभी अभी एक पिंजरे से निकलकर दूसरे और बड़े पिंजरे में कैद हो गई है। अपने छोटे से क्वार्टर में वापस आकर आरोही अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह जानती थी कि कल का सूरज उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वह अब आरोही नौकरानी नहीं रहेगी, बल्कि सिंघानिया खानदान की बहू बनने वाली थी। एक ऐसी बहू जिसका पति दुनिया के लिए एक बेचारा अपाहिज था, लेकिन असल में एक खतरनाक खिलाड़ी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और अपनी ही आंखों में एक नए संकल्प को जन्म लेते हुए पाया। वह इस खेल को खेलेगी और वह इसे जीतेगी भी। सुबह का सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था और सिंघानिया मेंशन के डाइनिंग हॉल में हमेशा की तरह तनाव का माहौल था। माहिरा सिंघानिया, विवान की सौतेली मां, नाश्ते की मेज पर बैठी हुक्म चला रही थी, जबकि कबीर अपने फोन में व्यस्त था। विवान को नौकर एक व्हील चेयर पर लेकर आए। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और मुंह थोड़ा खुला हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पिछले 3 सालों से था।
लेकिन आरोही, जो कोने में खड़ी थी, जानती थी कि उस झुके हुए सिर के पीछे कितनी शातिर दिमाग काम कर रहा है। अचानक विवान ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अपने सामने रखी प्लेट को फर्श पर फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। माहिरा गुस्से में खड़ी हो गई। यह क्या पागलपन है? विवान, सुबह सुबह तमाशा क्यों कर रहे हो? विवान ने बच्चों की तरह रोते हुए अपनी उंगली आरोही की तरफ उठाई। मुझे मुझे वह चाहिए, गुड़िया। मुझे वह गुड़िया चाहिए, उसने हकलाते हुए चिल्लाया और उसकी उंगली सीधे आरोही की ओर इशारा कर रही थी। कबीर ने घृणा से आरोही की ओर देखा। मां, यह पागल फिर शुरू हो गया, इसे कमरे में बंद करो। लेकिन विवान ने और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने हाथ पैर मारने लगा। नहीं, शादी शादी, गुड़िया से शादी उसके मुंह से निकले। इन शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स को पत्थर की मूरत बना दिया। माहिरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जबकि कबीर अविश्वास से हंसने लगा। आरोही का दिल तेजी से धड़क रहा था। सारी नाम, वह जानती थी कि विवान का नाटक शुरू हो चुका है और अब उसकी बारी है। शादी इस नौकरानी से, माहिरा ने चिल्लाया। विवान, तुम होश में तो हो? हम सिंघानिया हैं और यह 2 कौड़ी की लड़की। लेकिन विवान ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए अपनी कलाई काट लेने की धमकी दी। पास पड़े कांच के टुकड़े को उठा लिया। शादी वरना खून। खून। उसका अभिनय इतना जीवंत था कि एक पल के लिए आरोही भी भूल गई कि यह सब झूठ है। माहिरा घबरा गई। उसे विवान की जान की चिंता नहीं थी, लेकिन अगर विवान मर गया तो संपत्ति के ट्रस्ट के नियमों के अनुसार उन्हें बहुत नुकसान हो सकता था। हालात को बेकाबू होते देख और विवान के हिंसक होते व्यवहार को संभालने के लिए माहिरा ने कबीर को इशारा किया। ठीक है, ठीक है, माहिरा ने झुंझलाते हुए कहा। अगर यह पागलपन शांत करने का यही तरीका है तो यही सही। वैसे भी इसकी देखभाल के लिए हमें एक नौकरानी की जरूरत तो थी ही। पत्नी बनकर रहेगी तो मुफ्त में 24 घंटे गुलामी करेगी। माहिरा के इन क्रूर शब्दों ने आरोही के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, लेकिन उसने अपना सिर झुकाए रखा। कबीर ने आरोही के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में हवस और अपमान का मिश्रण था। सुना तुमने, आज से तुम इस पागल की देखभाल करोगी, लेकिन पत्नी के नाम पर ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। तुम कल भी नौकरानी थी और आज भी वही रहोगी, बस ठप्पा बदल गया है। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, बस विवान की ओर देखा। विवान अभी भी नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों ने एक पल के लिए आरोही की आंखों से संपर्क किया। एक ठंडा, खाली वादा कि खेल अभी शुरू हुआ है। उस दोपहर, बिना किसी धूमधाम, बिना किसी मेहमान के, घर के ही मंदिर में एक अजीबोगरीब शादी हुई। आरोही ने अपनी मां की दी हुई एक साधारण लाल साड़ी पहनी थी और विवान व्हील चेयर पर बैठा टेढ़े मेढ़े मंत्रों का उच्चारण करने की कोशिश कर रहा था। पंडित ने रस्में पूरी करवाईं और जब विवान ने आरोही की मांग में सिंदूर भरा तो आरोही को वह लाल रंग खून जैसा लगा। उसने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। यह शादी नहीं, एक युद्ध की घोषणा थी। और जैसे ही वह विवान के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा बंद होते ही विवान सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे से पागलपन का मुखौटा उतर गया। उसने आरोही की ओर देखा और कहा, स्वागत है नर्क में, मिसेज सिंघानिया। सिंघानिया मेंशन में शादी की रस्में खत्म हो चुकी थीं, लेकिन वहां खुशियों की कोई गूंज नहीं थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, जैसे किसी मातम का माहौल हो। दीवारों पर लगे महंगे फूलों की सजावट और रंग बिरंगी रोशनी इस उदासी को छिपाने में नाकाम थी। आरोही,
जो अब इस विशाल साम्राज्य की बहू थी, एक कोने में खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी और भारी गहने उसे किसी बोझ की तरह लग रहे थे। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे और हिकारत भरी नजरों से उसे देख रहे थे। उनके लिए वह बस एक मौकापरस्त लड़की थी, जिसने पागल मालिक से शादी करके अपनी किस्मत चमका ली थी। आरोही का सिर झुका हुआ था, लेकिन उसके कानों में माहिरा और कबीर की जहरीली बातें पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। माहिरा सिंघानिया सोफे पर राजसी अंदाज में बैठी थी। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। उसने आरोही की ओर देखा और एक क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। देखो तो सही, उसने कबीर से कहा, अपनी आवाज जानबूझकर ऊंची रखते हुए। हमारी नई बहू को देखो। कल तक जो हमारे फर्श साफ करती थी, आज वह महारानी बनने के सपने देख रही है। विवान के पागलपन ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है। कबीर जोर से हंसा। उसकी हंसी में अपमान और विजय का भाव था। वह जानता था कि यह शादी विवान को और भी कमजोर साबित करने का एक और हथियार बन जाएगी। आरोही ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। कबीर धीरे धीरे चलकर आरोही के पास आया और उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का मुआयना कर रहा हो। बधाई हो भाभी। उसने भाभी शब्द पर इतना जोर दिया कि वह गाली जैसा लगा। उम्मीद है कि तुम अपने पागल पति को संभाल पाओगी। उसे संभालने के लिए लोहे की जंजीरों की जरूरत पड़ती है, प्यार की नहीं। और याद रखना, तुम इस घर में सिर्फ एक केयरटेकर हो। मालकिन बनने की कोशिश मत करना। अगर तुमने अपनी औकात लांघने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें वापस उसी गटर में फेंक दूंगा जहां से तुम आई हो। आरोही ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और कबीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी, जिसने कबीर को एक पल के लिए चौंका दिया। तभी विवान की व्हील चेयर को धकेलते हुए एक नौकर वहां आया। विवान का सिर एक तरफ लुढ़का हुआ था और वह अपने हाथों से अजीब हरकतें कर रहा था। आरोही, मेरी गुड़िया, चलो, वह हकलाते हुए बोला। आरोही ने एक गहरी सांस ली और व्हीलचेयर के हैंडल थाम लिए। यह उसका नया जीवन था और यह आदमी उसका पति। उसने कबीर और माहिरा की ओर देखे बिना व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और लिफ्ट की तरफ ले गई। पीछे से आती हुई उनकी हंसी उसके कानों में गूंजती रही, लेकिन उसके कदम नहीं डगमगाए। वह जानती थी कि असली परीक्षा अभी शुरू होनी बाकी है। बेडरूम का दरवाजा ही वह सीमा रेखा थी जो दुनिया के नाटक और अंदर की सच्चाई को अलग करती थी। सुहागरात के लिए सजाया गया कमरा किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं और कमरे में सुगंधित मोमबत्तियां जल रही थीं। आरोही ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही चिटकनी लगाई, कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। विवान, जो अभी तक व्हीलचेयर पर बेसुध पड़ा था, अचानक सीधा होकर बैठ गया। उसने अपनी गर्दन को झटका दिया और खड़ा हो गया। उसके चेहरे से वह मासूमियत और पागलपन का नकाब गिर गया और उसकी जगह उस सख्त और क्रूर बिजनेसमैन ने ले ली जिसे आरोही ने कल रात देखा था। विवान ने खिड़की के पास जाकर पर्दा थोड़ा हटाया और बाहर झांका, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई निगरानी तो नहीं कर रहा। वो गुलाब की पंखुड़ियां हटा दो, विवान ने बिना मुड़े आदेश दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मुझे यह नाटक और दिखावा पसंद नहीं है, और यह मत सोचना कि यह कोई असली शादी है। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ दुनिया के लिए मेरी पत्नी हो। इस कमरे के अंदर तुम मेरे लिए केवल एक मोहरा हो। आरोही चुपचाप बिस्तर के पास गई और चादर झाड़ने लगी। उसे विवान की बातों से दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही यह जानती थी, लेकिन उसके दिल में एक टीस जरूर उठी कि उसकी पवित्रता और भावनाओं का इस तरह सौदा किया गया था। उसने अपने आंसू पिए और काम में लग गई। विवान मुड़ा और आरोही को ध्यान से देखने लगा।
वह उसे परख रहा था, उसकी हर हरकत का विश्लेषण कर रहा था। तुम्हें नियम समझ लेने चाहिए। आरोही। वह उसके करीब आया। उसका साया आरोही पर पड़ रहा था। नंबर 1, तुम इस कमरे की कोई भी बात बाहर नहीं करोगी। नंबर 2, तुम कबीर और माहिरा के सामने हमेशा डरी हुई और दबी हुई रहोगी। उन्हें लगना चाहिए कि मैं तुम पर अत्याचार करता हूं। और नंबर 3, तुम मेरे निजी कागजातों और लैपटॉप से दूर रहोगी। अगर तुमने इनमें से कोई भी नियम तोड़ा तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। आरोही ने अपना काम रोका और सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे आपके नियम मंजूर हैं, आरोही ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मेरा भी एक नियम है। आप मुझे दुनिया के सामने चाहे जो भी दिखाएं, लेकिन इस कमरे में आप मुझसे सम्मान से बात करेंगे। मैं आपकी नौकरानी थी, लेकिन अब कागजों पर आपकी पत्नी हूं। मैंने आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, इसलिए मुझे कम से कम इज्जत चाहिए। विवान की आंखों में आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सीधी सादी दिखने वाली लड़की उसके सामने शर्त रखने की हिम्मत करेगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान आई। ठीक है मिसेज सिंघानिया, इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। देखते हैं तुम इसकी हकदार हो या नहीं। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। विवान के कान खड़े हो गए। उसने इशारे से आरोही को चुप रहने के लिए कहा और बिजली की तेजी से बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसने आरोही का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। आरोही का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे विवान के सीने पर जा गिरी, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती। विवान ने जोर जोर से चिल्लाना और हंसना शुरू कर दिया। गुड़िया, पकड़ो पकड़ो, गुड़िया मेरी है। वह एक जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ आरोही की कलाई पर लोहे जैसी सख्त थी। बाहर खड़े किसी भी व्यक्ति को यही लगता कि पागल विवान अपनी नई पत्नी को परेशान कर रहा है। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका चेहरा विवान के चेहरे के बेहद करीब था। वह उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ सतर्कता थी। चिल्लाओ, विवान ने बहुत धीमी आवाज में, केवल उसके सुनने के लिए फुसफुसाया। उन्हें लगना चाहिए कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। रोने का नाटक करो। आरोही ने कांपते हुए कहा। छोड़िए मुझे प्लीज, दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में स्वाभाविक डर था, जिसे अभिनय की जरूरत नहीं थी। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट दूर होती गई। कबीर या शायद कोई नौकर यह तसल्ली करने आया था कि विवान वास्तव में पागल है या नहीं। जब आहट पूरी तरह शांत हो गई तो विवान ने झटके से आरोही को छोड़ दिया। आरोही लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। विवान फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अच्छा अभिनय था, उसने रूखेपन से कहा। तुम्हें जल्दी ही आदत डालनी होगी। इस घर की दीवारों के भी कान हैं। हर पल कोई ना कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है। वह अपनी अलमारी की ओर बढ़ा और वहां से एक तकिया और कंबल निकालकर सोफे की ओर फेंक दिया। तुम सोफे पर सोगी, बिस्तर मेरा है। और हां, खराटे मत लेना, मुझे कच्ची नींद आती है। आरोही ने चुपचाप तकिया उठाया और सोफे पर जा लेटी। शादी की पहली रात, जिसे हर लड़की सुनहरे सपने की तरह देखती है, उसके लिए एक दुःस्वप्न बन गई थी। वह करवट बदलकर लेटी रही। उसकी नजरें विवान पर टिकी थीं। विवान अब अपनी व्हील चेयर पर बैठा लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी रहस्यमयी लग रहा था। आरोही सोचने लगी कि आखिर 3 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने इस इंसान को इतना कठोर बना दिया। क्या वह कभी दोबारा सामान्य हो पाएगा? अगली सुबह जल्दी ही आरोही की आंख खुल गई। विवान अभी भी सो रहा था, या शायद सोने का नाटक कर रहा था। आरोही ने स्नान किया और वही साड़ी पहन ली।
क्योंकि उसे अभी तक नए कपड़े नहीं मिले थे जब वह तैयार होकर बाहर निकलने वाली थी। विवान की आवाज ने उसे रोक दिया। रुको। वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही बोला। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। बाहर जाने से पहले अपनी आंखों में थोड़ा डर ले आओ और अपनी गर्दन पर थोड़ा मेकअप लगाकर उसे चोट जैसा बना लो। माहिरा को यह देखकर खुशी होगी कि उसके सौतेले बेटे ने अपनी पत्नी के साथ जंगली जानवर जैसा बर्ताव किया है। आरोही को घिन आई, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा विवान ने कहा था। उसने अपने बालों को थोड़ा बिखेरा और चेहरे पर एक दुखी भाव लाया। जब वह कमरे से बाहर निकली तो गलियारे में नौकर सफाई कर रहे थे। उसे देखते ही वे रुक गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। आरोही सिर झुकाकर सीढ़ियां उतरने लगी। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा था। माहिरा ने आरोही को देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी संतोष झलक आया। आरोही की बिखरी हालत देखकर उसे यकीन हो गया कि विवान ने रात भर उसे परेशान किया होगा। आओ, नई नवेली दुल्हन, माहिरा ने ताना मारा। कैसी रही तुम्हारी पहली रात? उम्मीद है हमारे विवान ने तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दी होगी। कबीर ने मुंह में निवाला डालते हुए एक भद्दी हंसी हंसी। मां, मुझे तो लगता है इसने रात भर सोने का मौका भी नहीं दिया होगा। बेचारी की हालत तो देखो। आरोही चुपचाप मेज के एक कोने में खड़ी हो गई। उसे बैठने के लिए नहीं कहा गया था। उसने अपने अपमान का कड़वा घूंट पिया और विवान के दिए हुए निर्देश याद किए। जी, वो बहुत बहुत जिद्दी है, उसने हकलाते हुए कहा। अपनी आवाज को कांपते हुए रखा। तभी विवान की चिल्लाहट ऊपर से सुनाई दी। नाश्ता, मुझे भूख लगी है। गुड़िया कहाँ है? 2 नौकर उसे नीचे लेकर आए। विवान ने आते ही मेज पर रखा जूस का गिलास गिरा दिया। मुझे यह नहीं पीना, कड़वा है, उसने चिल्लाया। माहिरा ने अपनी आंखें घुमाईं। आरोही, इसे संभालो, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे अपने हाथों से खिलाओ और चुप कराओ। आरोही विवान के पास गई। विवान ने उसे देखते ही एक शरारती बच्चे की तरह मुस्कुराया, लेकिन जब आरोही उसके करीब झुकी तो उसने धीरे से उसके कान में कहा, तैयार हो जाओ। आज कबीर ऑफिस जाने से पहले मुझे कुछ कागजों पर साइन करवाने की कोशिश करेगा। तुम्हें उसे रोकना है। आरोही चौंक गई। उसे नहीं पता था कि उसे यह कैसे करना है। कबीर अपनी फाइल लेकर विवान की ओर बढ़ा। भाई, कबीर ने बहुत प्यार से कहा, जो पूरी तरह बनावटी था। देखो, डैड की कंपनी के कुछ रूटीन पेपर्स हैं। बस यहां अंगूठा लगा दो ताकि तुम्हें पॉकेट मनी मिलती रहे। कबीर विवान का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंगूठा लगवाने की कोशिश करने लगा। विवान विरोध करने का नाटक कर रहा था, रो रहा था। आरोही समझ गई कि यह वो कागज हैं जिनसे विवान की बची खुची संपत्ति भी छिन जाएगी। उसे कुछ करना था कि ये की जानी में और साल कोले उनके पारास के लिए पार की और जल्दी करना था। आरोही ने जानबूझकर गर्म चाय की केतली उठाई और लड़खड़ाने का नाटक करते हुए उसे कबीर के हाथ पर गिरा दिया। ओह माफ कीजिए, वह चिल्लाई। कबीर दर्द से चीखा और पीछे हटा। फाइल उसके हाथ से छूटकर गिर गई और चाय से भीग गई। तुम पागल औरत, देखकर नहीं चल सकती। कबीर ने गुस्से में आरोही को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन थप्पड़ उसके गाल तक नहीं पहुंचा। विवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अपने हाथ पैर मारने लगा, जिससे उसकी व्हीलचेयर कबीर से टकरा गई और कबीर का संतुलन बिगड़ गया। गंदी चाय भाई गंदे, विवान चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी नजरें आरोही पर थीं, जिनमें एक पल के लिए प्रशंसा की चमक थी। माहिरा दौड़कर कबीर के पास आई। बेटा, तुम ठीक तो हो? नौकरों, बर्फ लाओ जल्दी। पूरा डाइनिंग हॉल अफरा तफरी में बदल गया। फाइल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। कबीर ने आरोही को घूरकर देखा। मैं तुम्हें देख लूंगा। वह गुर्राया और अपना हाथ सहलाते हुए वहां से चला गया।
आरोही ने राहत की सांस ली। उसने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया था। बाद में जब वे कमरे में अकेले थे, विवान ने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और आरोही की ओर देखा। प्रभावशाली, उसने कहा। काफी रचनात्मक तरीका था। तुमने आज मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आरोही ने फर्श से कांच के टुकड़े उठाते हुए कहा। मैंने यह आपके लिए नहीं किया। मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मुझे अन्याय पसंद नहीं है। वे लोग आपको लूट रहे हैं। विवान की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह तो सिर्फ शुरुआत है आरोही। वे लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब वे तुम पर और भी ज्यादा नजर रखेंगे। तुम्हें अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। शाम को घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई थी। यह एक परंपरा थी कि नई बहू अपनी पहली रसोई बनाएगी। माहिरा ने जानबूझकर सारे रसोइयों को छुट्टी दे दी थी और आरोही को 50 लोगों का खाना बनाने का हुक्म दिया था, जो अनाथालय से आने वाले थे। यह एक असंभव कार्य था, जिसका मकसद आरोही को सबके सामने शर्मिंदा करना था। आरोही रसोई में अकेली खड़ी थी। उसके पास न तो पर्याप्त सामान था और न ही समय। वह हताश होकर रोने ही वाली थी कि तभी एक परछाई दरवाजे पर दिखाई दी। वह विवान था, लेकिन इस बार वह व्हील चेयर पर नहीं था। वह खड़ा था, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए। क्या एक सीईओ को खाना बनाना आता है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। चलो, आज इस रसोई में भी एक डील क्रैक करते हैं। रसोई में विवान के हाथ बिजली की तेजी से चल रहे थे। वह सब्जियां काट रहा था और मसाले मिला रहा था, जैसे वह कोई प्रशिक्षित शेफ हो। आरोही बस अवाक होकर उसे देख रही थी। एक पल पहले जो आदमी व्हील चेयर पर बेजान पड़ा था, वह अब पूरी रसोई को एक अनुभवी सेनापति की तरह संभाल रहा था। विवान ने आरोही को निर्देश दिया कि वह रोटियां सेंकना शुरू करे। दोनों के बीच बिना कुछ बोले एक अजीब सा तालमेल बन गया था। डर भी था कि कहीं कोई आ न जाए, लेकिन काम पूरा करने का जुनून उस डर पर भारी था। आरोही ने पहली बार विवान की आंखों में एक अलग चमक देखी, जो पागलपन की नहीं, बल्कि एकाग्रता की थी। जैसे ही बाहर से कदमों की आहट आई, विवान तुरंत अपनी व्हीलचेयर पर कूद गया और फिर से वही टेढ़ा मेढ़ा पोज बना लिया। जब माहिरा रसोई में दाखिल हुई, तो उसे उम्मीद थी कि वह आरोही को रोते हुए और काम अधूरा छोड़े हुए पाएगी, लेकिन उसके सामने बड़े बड़े बर्तनों में खुशबूदार खाना तैयार रखा था। आरोही पसीने से लथपथ थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। विवान कोने में बैठा एक कच्ची गाजर चबाते हुए अजीब आवाजें निकाल रहा था, जैसे उसे पता ही न हो कि यहां क्या हो रहा है। माहिरा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अकेली लड़की ने इतना सब कैसे कर लिया। अनाथालय के बच्चों ने भरपेट खाना खाया और आरोही को दिल से आशीर्वाद दिया। यह माहिरा के लिए एक करारी हार थी, जिसे वह आसानी से पचा नहीं पा रही थी। वह मेहमानों के सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आरोही के लिए नफरत की आग धधक रही थी। रात को अपने कमरे में उसने कबीर के साथ मिलकर एक नई और ज्यादा खतरनाक साजिश रची। इस बार वे आरोही के चरित्र और ईमानदारी पर सीधा हमला करने वाले थे। माहिरा ने अपनी तिजोरी से एक कीमती हीरों का हार निकाला और उसे अपनी सबसे वफादार नौकरानी को सौंप दिया। उसने आरोही के कमरे में इसे छिपाने का आदेश दिया, ताकि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा सके। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। माहिरा ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया कि उसका पुश्तैनी हार चोरी हो गया है। उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी और चीख चीख कर सभी नौकरों की तलाशी लेने का हुक्म दिया। आरोही समझ गई कि यह सब नाटक उसी के लिए रचा गया है, क्योंकि माहिरा की नजरें बार बार उसी पर टिक रही थीं। कबीर एक शातिर मुस्कान के साथ पुलिस के आने से पहले घर की तलाशी लेने का नाटक कर रहा था। विवान हॉल में अपनी व्हीलचेयर पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें शून्य में ताक रही थीं, लेकिन उसके कान हर शब्द और हर हरकत को पकड़ रहे थे। जैसा कि तय था,
कबीर सीधे आरोही के कमरे की ओर गया और थोड़ी ही देर में एक विजयोल्लास चीख के साथ बाहर आया। उसके हाथ में वह हीरों का हार था जो कथित तौर पर आरोही के कपड़ों के नीचे छिपा मिला था। तो यह है तुम्हारी असलियत, माहिरा चिल्लाई और उसने आरोही को जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तुमने मेरे बेटे को फंसाया और अब हमारे घर में चोरी भी कर रही हो। यह हार लाखों का है। आरोही ने माहिरा का हाथ हवा में ही रोक दिया नहीं, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसने चोरी नहीं की थी और वह इस झूठे इल्जाम को स्वीकार करके अपनी इज्जत नीलाम नहीं होने देगी। मैंने चोरी नहीं की है, आरोही ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में कंपन नहीं था। यह हार मेरे कमरे में कैसे आया यह मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि यह एक साजिश है। मैं गरीब हो सकती हूं, लेकिन चोर नहीं। कबीर हंसा। ओह, तो अब तुम हम पर इल्जाम लगाओगी। रंगे हाथों पकड़ी गई हो। अब पुलिस ही तुम्हारा इलाज करेगी। जेल की हवा खाओगी तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। वह फोन निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने लगा। आरोही का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर पुलिस आई तो उसका और उसके बीमार पिता का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। अचानक विवान ने एक जोर की चीख मारी और अपनी व्हील चेयर को तेजी से कबीर की तरफ दौड़ाया। वह कबीर से जानबूझकर टकराया, जिससे कबीर का संतुलन बिगड़ा और फोन व हार दोनों गिर गए। विवान ने झपटकर वहां हार उठा लिया और उसे एक खिलौने की तरह हवा में लहराने लगा। चमकीला, मेरा यह मेरा है। वह बच्चों की तरह जिद करने लगा। फिर उसने हार को जोर से फर्श पर पटक दिया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। माहिरा और कबीर की सांसें अटक गईं। वह हार वास्तव में बहुत कीमती था। विवान का पागलपन उनकी योजना पर भारी पड़ रहा था और वे उसे रोक भी नहीं सकते थे। विवान ने हार को चबाने का नाटक किया और फिर उसे माहिरा की वफादार नौकरानी, जिसने वह हार छिपाया था, की तरफ फेंक दिया। गंदा, इसमें से शीला की बदबू आ रही है। विवान ने उस नौकरानी का नाम लेकर चिल्लाया। शीला गंदी, शीला चोर। सबकी नजरें उस नौकरानी पर टिक गईं। वह घबरा गई और पसीने से तर हो गई। विवान ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा सुराग दे दिया था। कबीर ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। भाई, छोड़ो इसे। तुम क्या बक रहे हो? लेकिन माहौल बदल चुका था। आरोही ने तुरंत उस नौकरानी के चेहरे के भावों को पकड़ लिया। शीला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आरोही ने शांत स्वर में पूछा। कबीर की ओर न देखकर सीधे नौकरानी की आंखों में देखा। और बड़े साहब को तुम्हारे इत्र की खुशबू इस हार से कैसे आई? क्या तुम मेरे कमरे में गई थी? नौकरानी माहिरा के पैरों में गिर पड़ी। वह विवान के हिंसक पागलपन और पुलिस के डर से पूरी तरह टूट गई। माफ कर दीजिए मालकिन, मुझे मजबूर किया गया था। उसने रोते हुए सच उगल दिया। हालांकि उसने माहिरा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। माहिरा शर्मिंदा और क्रोधित थी। उसका अपना ही दांव उल्टा पड़ गया था। माहिरा ने बात रफा दफा करने के लिए नौकरानी को तुरंत वहां से भगा दिया और विवान को डांटने लगी। ले जाओ इस पागल को यहां से, इसने मेरा सर दर्द कर दिया है। कबीर भी गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। आरोही ने विवान की ओर देखा, जो अब शांत होकर बैठा था और अपनी अंगुलियों से खेल रहा था। लेकिन उस खेल के बीच उसने आरोही को एक सूक्ष्म इशारा किया, सुरक्षित हो। आरोही ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह जीत छोटी है, लेकिन इसने उसे यह विश्वास दिला दिया कि वह इस घर में अकेली नहीं है। उसका पागल पति उसका सबसे बड़ा हथियार था। रात को जब वे अपने कमरे में सुरक्षित थे और दरवाजा लॉक था, विवान अपनी व्हीलचेयर से उठा और सीधे बार काउंटर की ओर गया। उसने एक गिलास पानी पिया और आरोही की ओर देखा। आज तुम बाल बाल बची हो, उसने गंभीरता से कहा, लेकिन हर बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम्हें उनके दिमाग से सोचना होगा।
वे अगली बार और भी गंदा खेल खेलेंगे। आरोही ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आपने आज फिर मुझे बचाया, उसने धीरे से कहा। उस नौकरानी का नाम लेना वह इत्तेफाक नहीं था, है ना? आपको कैसे पता था? मैं पागल हूं, अंधा नहीं, विवान ने कहा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। मैंने उसे कल रात तुम्हारे कमरे के पास मंडराते हुए देखा था। मुझे पता था कि वे कुछ प्लान कर रहे हैं। बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। वह आरोही के पास आया और अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकाली। यह क्या है? आरोही ने पूछा। मरहम, विवान ने जवाब दिया। सब्जी काटते वक्त तुम्हारी उंगली कट गई थी। अपना ध्यान रखो। अगर मेरी ढाल ही टूट जाएगी तो मैं यह लड़ाई कैसे लड़ूंगा? आरोही ने हैरान होकर अपनी उंगली देखी। उसे दर्द का एहसास अब हुआ। यह आदमी जितना कठोर दिखता था, अंदर से उतना ही ध्यान रखने वाला था। आरोही ने मरहम लगाया। उसे विवान की यह परवाह अजीब लेकिन अच्छी लग रही थी। पहली बार उसे लगा कि इस सौदेबाजी की शादी में भी इंसानियत की गुंजाइश है। वे अब क्या करेंगे? उसने पूछा, अपनी उंगली पर पट्टी बांधते हुए। विवान की आंखों में एक अंधेरा छा गया, जैसे वह भविष्य की किसी बुरी घटना को देख रहा हो। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे मुझे पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देते या तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल देते। कबीर की नजर अब आगामी बोर्ड मीटिंग पर है। वह मुझे मानसिक रूप से अक्षम साबित करके चेयरमैन के पद से हटाना चाहता है। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी शांति रही, जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी। आरोही ने विवान की दिनचर्या को पूरी तरह संभाल लिया था। वह न केवल उसकी पत्नी थी, बल्कि अब उसकी रक्षक भी बन गई थी। वह उसके खाने पीने का ध्यान रखती, यह सुनिश्चित करती कि उसकी किसी भी दवाई में जहर न हो, और उसकी जासूसी का काम आसान बनाती। विवान भी अब उसके सामने अपने असली रूप में रहने लगा था। वह उसके साथ अपनी योजनाओं के कुछ हिस्से साझा करने लगा, जो एक बहुत बड़ा कदम था। दोनों के बीच एक मूक समझौता हो गया था। एक शाम विवान अपने लैपटॉप पर कुछ फाइलों की जांच कर रहा था। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। क्या हुआ? आरोही ने पूछा, चाय का कप मेज पर रखते हुए। कुछ खाते हैं जो मिल नहीं रहे, विवान ने झुंझलाते हुए कहा। कबीर ने कंपनी के फंड्स में हेराफेरी की है, लेकिन उसने सुराग बहुत होशियारी से छिपाए हैं। मुझे वह पासवर्ड चाहिए जो उसके निजी सर्वर का है, जहां उसने असली बही खाते छिपा रखे हैं। आरोही ने कुछ सोचा और अपनी याददाश्त पर जोर दिया। कबीर सर अपनी हर महत्वपूर्ण चीज में एक ही तारीख का इस्तेमाल करते हैं, आरोही ने झिझकते हुए कहा। जिस दिन उन्हें पहली बार कंपनी में कोई पद मिला था, विवान रुक गया और उसने अपनी कुर्सी घुमाकर आरोही की ओर देखा। तुम्हें यह कैसे पता? आरोही ने बताया। जब मैं सफाई करती थी, मैंने उन्हें फोन पर अपने दोस्तों से शेखी बघारते हुए सुना था कि वह दिन उनके लिए उनका असली जन्मदिन है, क्योंकि उसी दिन उनके हाथ में पावर आई थी। विवान की आंखों में एक चमक आ गई। विवान ने तुरंत कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। उसने वह तारीख डाली और एंटर दबाया। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर एक्सेस ग्रांटेड का मैसेज आ गया। विवान ने अविश्वास और खुशी के साथ आरोही को देखा। तुम तो छुपी रुस्तम निकली, मिसेज सिंघानिया। तुमने अभी अभी मुझे वह चाबी दी है जो इस पूरे साम्राज्य को हिला सकती है। आरोही को अपनी उपयोगिता साबित करके गर्व महसूस हुआ। वह सिर्फ एक बोझ नहीं थी, बल्कि इस लड़ाई में एक बराबर की हिस्सेदार बन रही थी। उस रात विवान और आरोही के बीच की दीवारें और थोड़ी ढह गईं। वे अब सिर्फ मजबूरी में बंधे दो लोग नहीं थे, बल्कि एक मिशन में भागीदार थे। विवान ने महसूस किया कि आरोही केवल एक सुंदर चेहरा या दयालु दिल नहीं है, बल्कि उसके पास एक तेज दिमाग भी है जो उसके काम आ सकता है।
वह उसे देर रात तक कंपनी की जटिलताओं और अपने परिवार के काले इतिहास के बारे में बताता रहा। आरोही ध्यान से सुनती रही, हर जानकारी को अपने दिमाग में बैठाती रही। वह समझ रही थी कि विवान का गुस्सा और प्रतिशोध कितना जायज था, लेकिन खतरे के बादल अभी छटे नहीं थे। कबीर अपनी हार भूलने वालों में से नहीं था। उसने देखा कि आरोही और विवान के बीच कुछ बदल रहा है। भले ही वे दुनिया के सामने नाटक कर रहे हों, उसने एक नई चाल चली। उसने विवान की पुरानी फिजियोथेरेपिस्ट नताशा को वापस बुलाने का फैसला किया। नताशा न केवल कबीर की जासूस थी, बल्कि उसका विवान के साथ एक पुराना और जटिल अतीत भी था। उसका मकसद सिर्फ विवान की जासूसी करना नहीं, बल्कि आरोही को जलन और असुरक्षा से तोड़ना था, ताकि वह खुद घर छोड़कर चली जाए। जब नताशा अगले दिन घर में दाखिल हुई, तो उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास देखने लायक था। उसने छोटे और आधुनिक कपड़े पहने थे और उसका व्यवहार बहुत ही पेशेवर लेकिन फ्लर्टी था। ओह विवान डार्लिंग, वह आते ही विवान के गले लग गई। जबकि विवान व्हीलचेयर पर अपनी गर्दन झुकाए बैठा था, आरोही दूर खड़ी यह देख रही थी और उसे अपने पेट में एक अजीब सी जलन महसूस हुई, जिसे वह समझ नहीं पाई। नताशा ने मुड़कर आरोही को देखा और एक फीकी, अपमानजनक मुस्कान दी। तो तुम हो नई नर्स? ओह सॉरी, मेरा मतलब है पत्नी। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूं। मैं विवान का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आरोही को नताशा का इरादा समझते देर नहीं लगी। यह औरत यहां इलाज करने नहीं, बल्कि उनके रिश्ते में दरार डालने आई थी। लेकिन आरोही ने भी हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ी और नताशा के सामने मजबूती से खड़ी हो गई। स्वागत है डॉक्टर नताशा, आरोही ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन आपको एक गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ पत्नी नहीं, विवान की धर्मपत्नी हूं। उनका ख्याल रखना अब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसमें किसी बाहरी की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। विवान ने अपनी झुकी हुई पलकों के नीचे से यह दृश्य देखा और मन ही मन अपनी पत्नी की हिम्मत की दाद दी। नताशा ने आरोही को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह उसकी कीमत आंक रही हो। देखते हैं डार्लिंग, नताशा ने चुनौती भरे स्वर में कहा। विवान को किसकी जरूरत ज्यादा है, यह वक्त बताएगा। वैसे भी विवान को मेरी थेरेपी की आदत है। उसने जानबूझकर थेरेपी शब्द को द्वर्थी तरीके से कहा। कबीर और माहिरा दूर खड़े होकर इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उन्हें लगा कि नताशा के आने से आरोही का आत्मविश्वास टूट जाएगा और वह कोई गलती कर बैठेगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि आरोही अब वह डरी हुई नौकरानी नहीं रही थी। उस रात खाने की मेज पर नताशा ने विवान के बगल वाली कुर्सी पर कब्जा कर लिया और उसे अपने हाथों से खिलाने की जिद करने लगी। विवान को मेरे हाथ से खाना पसंद है, उसने कहा। आरोही चुपचाप अपनी जगह बैठी रही, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। विवान नाटक कर रहा था, खाना गिरा रहा था, लेकिन नताशा उसे साफ कर रही थी, बहुत ज्यादा करीब आकर। यह आरोही के धैर्य की परीक्षा थी। क्या वह चुप रहेगी या अपने अधिकार के लिए लड़ेगी? विवान भी इंतजार कर रहा था कि आरोही क्या प्रतिक्रिया देगी। यह केवल जलन का मामला नहीं था, यह इस घर में उसकी स्थिति का सवाल था। खाना खत्म होते ही जब नताशा विवान को उसके कमरे में ले जाने लगी, तो आरोही ने उसका रास्ता रोक लिया। बस बहुत हुआ, आरोही ने कहा। रात का समय पति और पत्नी का होता है, डॉक्टर का नहीं। आपकी ड्यूटी सुबह शुरू होती है। उसने विवान की व्हीलचेयर के हैंडल को नताशा के हाथ से छीन लिया। नताशा हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतना कड़ा विरोध करेगी। आरोही ने विवान को कमरे में ले जाकर दरवाजा नताशा के मुंह पर बंद कर दिया। अंदर विवान अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तुम जल रही थी? उसने पूछा। आरोही का चेहरा लाल हो गया।
मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, उसने पलटकर जवाब दिया। लेकिन विवान जानता था कि यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी। आज का दिन सिंघानिया मेंशन में एक गहरे तनाव के साथ शुरू हुआ। कबीर ने आज एक विशेष आपातकालीन बोर्ड मीटिंग घर पर ही बुलाई थी, जिसमें शहर के सबसे बड़े वकील और कंपनी के प्रमुख शेयरधारक शामिल होने वाले थे। उसका मकसद पूरी तरह से साफ था, दुनिया के सामने यह साबित करना कि विवान सिंघानिया अब फैसले लेने के लायक नहीं है और कंपनी की बागडोर कानूनी तौर पर कबीर को सौंप दी जानी चाहिए। सुबह से ही घर में अफरा तफरी मची हुई थी। नताशा विवान को तैयार करने के बहाने उसके कमरे में आई और उसे एक कालीमेव दवा देने की कोशिश करने लगी, जिससे इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। लेकिन आरोही, जो पहले से ही सतर्क थी, ने नताशा की कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी जिसने नताशा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आरोही जानती थी कि आज की लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। हॉल को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बदल दिया गया था। बीच में एक लंबी मेज थी, जिसके एक तरफ कंपनी के पुराने और वफादार डायरेक्टर बैठे थे, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, और दूसरी तरफ कबीर के खरीदे हुए वकील अपनी फाइलों के साथ तैयार थे। माहिरा एक कोने में बैठी अपनी जीत का जश्न समय से पहले ही मना रही थी। जब विवान को व्हीलचेयर पर लाया गया तो वह अपनी गर्दन एक तरफ झुकाए हुए था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसका अभिनय इतना बेहतरीन था कि किसी को भी उस पर दया आ जाए। कबीर ने एक दुखद चेहरा बनाते हुए सभा को संबोधित किया। सज्जनों, आप देख सकते हैं कि मेरे भाई की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कंपनी को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और विवान की भलाई इसी में है कि वह अब आराम करे। वकीलों ने एक मोटी फाइल विवान के सामने रख दी। यह पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात थे, जिन पर हस्ताक्षर करते ही विवान अपना सब कुछ खो देता। कबीर ने विवान के हाथ में जबरदस्ती पेन थमा दिया। विवान के हाथ कांप रहे थे। उसने पेन को ऐसे पकड़ा जैसे उसे पता ही न हो कि इसका क्या करना है। वह कागज पर लकीरें खींचने लगा। कबीर ने दांत पीसते हुए उसका हाथ पकड़कर सही जगह पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की। बस यहां अंगूठा लगा दो भाई, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में धमकी छिपी थी। कमरे में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उस पेन की नोक पर टिकी थीं। यह सिंघानिया साम्राज्य के पतन का क्षण लग रहा था। आरोही, जो विवान के पीछे खड़ी थी, ने विवान की उंगलियों का एक हल्का सा इशारा देखा। यह उसका संकेत था। रुकिए। आरोही की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने आगे बढ़कर फाइल को कबीर के हाथ से खींच लिया। कबीर गुस्से में खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह एक बिजनेस मीटिंग है और तुम सिर्फ एक अनपढ़ नौकरानी हो। लेकिन आरोही विचलित नहीं हुई। उसने मेज पर एक और दस्तावेज रख दिया जिसे विवान ने कल रात उसे दिया था। मैं विवान सिंघानिया की धर्मपत्नी और उनकी कानूनी अभिभावक हूं, आरोही ने स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी हिंदी में कहा। सिंघानिया ग्रुप के उपनियमों की धारा 14B के अनुसार यदि चेयरमैन अस्वस्थ है तो उसकी सहमति के बिना कोई भी संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती, और क्योंकि विवान जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनके अभिभावक के रूप में मेरे हस्ताक्षर के बिना यह कागज रद्दी का टुकड़ा है। वकीलों के बीच खलबली मच गई। कबीर के वकील ने तुरंत वह दस्तावेज उठाया और उसे पढ़ने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कबीर के कान में कुछ कहा, जिससे कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोही ने सही नस पर वार किया था। यह विवान का मास्टर स्ट्रोक था। विवान ने जानबूझकर शादी की थी ताकि एक कानूनी अभिभावक कबीर के रास्ते का कांटा बन सके। माहिरा अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। यह झूठ है। इस लड़की को कानून का क्या पता। इसने जरूर यह कागज कहीं से चुराया है। लेकिन मुख्य वकील ने सिर हिलाया। श्रीमती माहिरा,
यह दस्तावेज असली है और कानूनन मान्य है। मिसेज आरोही की सहमति के बिना आज कोई फैसला नहीं हो सकता। कबीर ने आरोही को ऐसी नजरों से देखा जैसे वह उसे कच्चा चबा जाएगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है आरोही। वह धीरे से गुर्राया ताकि सिर्फ आरोही सुन सके। तुमने आज मुझे सबके सामने अपमानित किया है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। आरोही ने उसकी आंखों में देखा और बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं सिर्फ अपने पति के हितों की रक्षा कर रही हूं। देवर जी, अगर आपको कंपनी चलानी है तो ईमानदारी से काम कीजिए, धोखे से नहीं। शेयरधारकों ने आरोही की समझदारी की प्रशंसा की। वे लोग कबीर के राज में कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन आरोही के इस कदम ने उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई। बैठक को स्थगित कर दिया गया और कबीर को खाली हाथ लौटना पड़ा। नताशा, जो अब तक खामोश खड़ी थी, ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वह विवान के पास गई और सहानुभूति जताने का नाटक करने लगी। बेचारा विवान, यह सब शोर शराबा उसके लिए कितना तनावपूर्ण होगा। उसने कहा, मैं इसे कमरे में ले जाती हूं। लेकिन आरोही ने फिर से उसका रास्ता रोक दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है नताशा, आरोही ने कहा, मेरे पति को मेरी जरूरत है, आपकी नहीं। और वैसे भी आज के तनाव के लिए आप और कबीर जी ही जिम्मेदार हैं। आप जा सकती हैं। नताशा ने पैर पटका और वहां से चली गई। आरोही ने व्हीलचेयर संभाली और विवान को वहां से ले गई। नताशा से अपने पान के लिए, आपके तनाव के लिए। जबकि पीछे कबीर और माहिरा अपनी हार पर मंथन कर रहे थे। जब वे बेडरूम में पहुंचे और दरवाजा लॉक किया तो विवान तुरंत व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी। वह आरोही के पास गया और उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। अद्भुत, उसने कहा, जिस तरह से तुमने उन वकीलों का सामना किया वह काबिले तारीफ था। तुमने आज मेरी विरासत बचा ली। आरोही, आरोही, जो अब तक अपनी घबराहट को दबाए हुए थी, सोफे पर बैठ गई और लंबी सांस ली। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, उसने स्वीकार किया। मुझे लगा था कि कबीर सर मुझे मार ही डालेंगे। विवान ने उसके पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। जब तक मैं जिंदा हूं वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी साथी हो। विवान अलमारी की ओर गया और एक गुप्त दराज से एक मोटी नीली फाइल निकाली। वह वापस आरोही के पास आया और फाइल उसके सामने रख दी। अब समय आ गया है कि तुम पूरा सच जानो, विवान ने गंभीर स्वर में कहा। यह प्रोजेक्ट फीनिक्स है। कबीर और माहिरा सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है, वे कंपनी के जरिए काले धन को सफेद करने और अवैध हथियारों की तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। 3 साल पहले मैंने यह पता लगा लिया था। मैं पुलिस के पास जाने ही वाला था कि उन्होंने मेरी कार के ब्रेक फेल कर दिए। मैं बच गया, लेकिन मुझे समझ आ गया कि अगर मैं सीधा लड़ा तो वे मुझे मार देंगे। इसलिए मैंने अपाहिज होने का नाटक किया ताकि मैं सबूत इकट्ठा कर सकूं। आरोही ने फाइल के पन्ने पलटे। उसमें बैंक स्टेटमेंट, ईमेल और कुछ धुंधली तस्वीरें थीं जो कबीर को संदिग्ध लोगों के साथ दिखा रही थी। यह जानकारी विस्फोटक थी। तो अब आपका क्या प्लान है? आरोही ने पूछा। उसकी आंखों में डर और उत्तेजना दोनों थे। सबूत लगभग पूरे हो चुके हैं, विवान ने कहा, लेकिन मुझे एक आखिरी गवाह की जरूरत है। कंपनी का पुराना अकाउंटेंट मिस्टर वर्मा, जिसे कबीर ने गायब करवा दिया था। मुझे खबर मिली है कि वह शहर के बाहरी इलाके में एक सुरक्षित घर में छिपा हुआ है। अगर हम उसे कोर्ट में ले आए तो कबीर और माहिरा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह बहुत खतरनाक है, आरोही ने चिंता जताई। अगर कबीर को पता चला कि हम वर्मा जी को ढूंढ रहे हैं तो वह कुछ भी कर सकता है। विवान ने सिर हिलाया। हां,
इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। हमें एक मौका चाहिए जब कबीर और माहिरा का ध्यान भटका हुआ हो, और वह मौका 2 दिन बाद है। कंपनी की सालाना चैरिटी बॉल। विवान की आंखों में एक रणनीतिक चमक थी। उस रात पूरा शहर वहां होगा। कबीर व्यस्त होगा। उस रात मैं मेंशन से बाहर निकलूंगा और वर्मा को लाऊंगा, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरोही, तुम्हें पार्टी में मेरी गैर मौजूदगी को छिपाना होगा। यह योजना जितनी साहसी थी, उतनी ही जोखिम भरी भी थी। आरोही जानती थी कि अगर विवान पकड़ा गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने विवान का हाथ कसकर पकड़ा। मैं तैयार हूं, उसने कहा। मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि आप वहां नहीं हैं। हम यह जंग साथ में जीतेंगे। विवान मुस्कुराया, एक सच्ची और गर्म मुस्कान। पहली बार उनके बीच का रिश्ता सौदेबाजी से आगे बढ़कर एक गहरे विश्वास और शायद प्यार की ओर बढ़ रहा था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि दरवाजे के बाहर एक छोटा सा माइक्रोफोन छिपा हुआ था, जिसे नताशा ने सुबह की अफरा तफरी में वहां लगा दिया था। दूसरे कमरे में बैठी नताशा ने अपने हेडफोन पर सब कुछ सुन लिया था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। उसने अपना फोन उठाया और कबीर को मैसेज किया। शिकार खुद जाल में आ रहा है। चैरिटी बॉल की रात सिंघानिया मेंशन किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। झूमर की रोशनी और महंगे कालीनों पर चलते शहर के प्रतिष्ठित मेहमानों का शोर गूंज रहा था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक गहरा अंधेरा साजिश रच रहा था। योजना के अनुसार विवान ने सिर दर्द का बहाना बनाया और अपने कमरे में चला गया, जहां से वह गुप्त रास्ते से बाहर निकल गया। आरोही को पार्टी में मेजबानी करनी थी और सबको यह विश्वास दिलाना था कि विवान बस आराम कर रहे हैं। आरोही ने अपनी सबसे बेहतरीन मुस्कान ओढ़ रखी थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थीं, यह प्रार्थना करते हुए कि विवान सुरक्षित रूप से मिस्टर वर्मा को लेकर वापस आ जाए। वह नहीं जानती थी कि शिकारी पहले ही अपना जाल बिछा चुके हैं और वह खुद उस जाल के बीचों बीच खड़ी है। पार्टी के बीच में नताशा हाथ में शैंपेन का गिलास लिए आरोही के पास आई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर आरोही का खून जम गया। तुम बहुत अच्छा अभिनय करती हो, डार्लिंग, नताशा ने उसके कान में फुसफुसाया। लेकिन अफसोस, तुम्हारे पति का प्रोजेक्ट फीनिक्स अब राख होने वाला है। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रोजेक्ट फीनिक्स, यह नाम केवल विवान और उसे पता था। इसका मतलब था कि उनकी बातें सुन ली गई थीं। इससे पहले कि आरोही कुछ समझ पाती या प्रतिक्रिया दे पाती, भीड़ का फायदा उठाते हुए 2 भारी भरकम सुरक्षा गार्डों ने उसे घेर लिया। नताशा ने मुस्कुराते हुए इशारा किया और किसी को भनक लगे बिना आरोही को पार्टी हॉल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लिया गया। शोरगुल में उसकी दबी हुई चीख किसी ने नहीं सुनी। आरोही को घसीटते हुए मेंशन के पुराने परित्यक्त हिस्से में ले जाया गया, जहां की दीवारें सीलन और अंधेरे से भरी थीं। उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया। सामने कबीर खड़ा था। उसके हाथ में एक रिमोट था। उसने बटन दबाया और कमरे में विवान और आरोही की पिछली रात की बातचीत गूंजने लगी। मिस्टर वर्मा, गवाह, सबूत, हर शब्द साफ था। कबीर ने रिमोट फेंक दिया और आरोही के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। तो मेरा भाई चल सकता है, वह बोल सकता है, और वह मुझे बर्बाद करने की योजना बना रहा है। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे अभी बताओ कि वह वर्मा को लेने कहां गया है, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि विवान तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। शहर के दूसरी ओर विवान अपनी कार को तूफानी रफ्तार से दौड़ा रहा था। वह वर्मा के ठिकाने के करीब था। तभी उसके फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। उसने गाड़ी रोकी और स्क्रीन पर देखा। वीडियो में आरोही को कुर्सी से बंधा हुआ और कबीर को उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था।
नीचे एक संदेश था, वापस आ जाओ, वरना अपनी प्यारी पत्नी की लाश ले जाना। विवान ने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। उसका डर सही साबित हुआ था। उन्होंने वर्मा की परवाह नहीं की। उन्होंने सीधे उसकी कमजोरी पर हमला किया था। विवान के पास अब एक ही रास्ता था। उसे वर्मा को छोड़ना पड़ा और अपनी गाड़ी वापस मेंशन की ओर मोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि खून उतर आया था। आज रात सिंघानिया मेंशन उस शैतान को देखेगा जिसे उसने 3 साल तक दबाकर रखा था। तहखाने में आरोही के होंठ से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग थी। कबीर ने उसे फिर से मारा। बोल, कहां है वो? आरोही ने दर्द में हंसते हुए खून थूका। तुम डरते हो कबीर, उसने हाँफते हुए कहा। तुम जानते हो कि अगर वह यहां आ गया तो तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे। वह अपाहिज नहीं है, वह एक सोया हुआ शेर है, और आज तुमने उसे जगह दिया है। कबीर ने गुस्से में लोहे की रॉड उठा ली। अगर वह शेर है तो मैं शिकारी हूं। मैं पहले तुम्हें मारूंगा, और फिर जब वह आएगा तो उसे भी उसी व्हील चेयर पर हमेशा के लिए बिठा दूंगा। लेकिन इस बार सचमुच में। उसने रॉड को हवा में लहराया। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने अंतिम क्षण का इंतजार करते हुए। तभी एक जोरदार धमाके के साथ तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा अपनी चौखट से उखड़कर दूर जा गिरा। धूल के गुबार के बीच एक आकृति खड़ी थी। यह व्हीलचेयर पर बैठा लाचार विवान नहीं था। यह 6 फुट लंबा, चौड़े कंधों वाला एक योद्धा था, जिसकी आंखों में साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही थी। विवान ने एक शब्द नहीं कहा। वह कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल में इतना क्रोध और वेग था कि कबीर के गुंडे एक पल के लिए सहम गए। कबीर के हाथ से लोहे की रॉड गिर गई। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जिस भाई को उसने 3 साल तक पैरों पर रेंगते हुए देखा था, वह आज उसके सामने यमराज बनकर खड़ा था। विवान ने बिजली की गति से पहले गुंडे की गर्दन पकड़ी और उसे दीवार पर दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। दूसरे गुंडे ने चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन विवान ने उसका हाथ मरोड़कर चाकू उसी के पैर में घोंप दिया। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक एकतरफा नरसंहार था। विवान का हर वार सटीक और घातक था। आरोही आंसुओं भरी आंखों से अपने पति को देख रही थी, जो उसके लिए दुनिया से लड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। अब कमरे में केवल 3 लोग खड़े थे, विवान, कबीर और बंधी हुई आरोही। कबीर डर के मारे पीछे हटने लगा। उसका अहंकार हवा हो चुका था। विवान धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ा। कबीर दीवार से सट गया। भाई, मेरी बात सुनो। यह सब मां का आइडिया था। वह गिड़गिड़ाने लगा। विवान ने उसका गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। कबीर के पैर जमीन छोड़ चुके थे। वह सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। तुमने उसे हाथ लगाया, विवान ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि कबीर की रूह कांप गई। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा कबीर, लेकिन तुमने आज सारी हदें पार कर दी। तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है। विवान की पकड़ सख्त होती जा रही थी। कबीर की आंखें बाहर निकल रही थीं। वह अपने भाई की आंखों में अपनी मौत देख रहा था। विवान, रुकिए। आरोही की कमजोर आवाज आई। इसे मत मारिए। अगर आपने इसे मार दिया तो हम और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? इसे अपनी सजा कानून से मिलने दीजिए। इसे अपनी हार देखने के लिए जिंदा रहना होगा। विवान ने एक पल के लिए आरोही की ओर देखा, फिर कबीर की ओर। उसने घृणा से कबीर को जमीन पर पटक दिया। कबीर जोर जोर से खांसने लगा, अपनी गर्दन सहलाते हुए। विवान ने उसके पास झुककर कहा, तुम्हारी जिंदगी मेरी पत्नी की भीख है, लेकिन याद रखना कबीर, कल सुबह सूरज उगने के साथ ही तुम्हारा साम्राज्य ढह जाएगा। आज रात अपनी आखिरी आजादी का जश्न मना लो। विवान ने आरोही की रस्सियां खोली और उसे अपनी बाहों में उठा लिया।
आरोही ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। उसे अब कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि वह सबसे सुरक्षित जगह पर है। विवान उसे लेकर तहखाने से बाहर निकला। कबीर को वहीं अंधेरे और अपनी हार के साथ छोड़ दिया। नताशा, जो बाहर खड़ी तमाशा देखने का इंतजार कर रही थी, विवान को आरोही को गोद में लिए बाहर आते देख पत्थर की हो गई। विवान ने उसे एक नजर देखा, और वह नजर ही उसे यह बताने के लिए काफी थी कि उसका खेल भी खत्म हो चुका है। विवान आरोही को लेकर सीधे मुख्य हॉल की ओर नहीं, बल्कि अपने कमरे की ओर गया। अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। कल का दिन कयामत का दिन होने वाला था। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन के वातावरण में एक अलग ही विद्युत थी, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा छंट गया हो और सूरज अपनी पूरी ताकत से चमकने को तैयार हो। दीवान अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आज वह अपनी व्हीलचेयर पर नहीं था। उसने एक गहरा नीला अरमानी सूट पहना हुआ था, जो उसके चौड़े कंधों और प्रभावशाली व्यक्तित्व को और भी रौबदार बना रहा था। आरोही उसके पास आई और उसने प्यार से उसकी टाई ठीक की। उसके हाथों में अब कंपन नहीं था, बल्कि गर्व था। उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू इस बात के गवाह थे कि आज वह दिन आ गया है जब उसका पति अपनी खोई हुई पहचान और सम्मान वापस पाने जा रहा था। विवान ने झुककर आरोही के माथे को चूमा। उसका स्पर्श कोमल लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। आज का सूरज हमारे नए जीवन का गवाह बनेगा, आरोही, उसने गंभीर स्वर में कहा। सालों से मैं जिस अंधेरे में जी रहा था, आज वह खत्म होगा। चलो, दुनिया को दिखाते हैं कि असली सिंघानिया कौन है और इस साम्राज्य का असली वारिस कौन है। आरोही ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। वे दोनों जानते थे कि आज की बोर्ड मीटिंग केवल व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि यह न्याय, प्रतिशोध और सच्चाई की स्थापना के बारे में है। वे एक साथ कमरे से बाहर निकले। उनके कदम एक ही ताल में पड़ रहे थे, जैसे दो योद्धा युद्ध के मैदान में जा रहे हों। शहर के बीचों बीच स्थित सिंघानिया ग्रुप के हेड ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में तनाव इतना घना था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। कबीर और माहिरा बोर्ड मेंबर्स और प्रमुख शेयरधारकों के सामने बैठे थे। कबीर बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं, जबकि माहिरा ने एक झूठी उदासी का मुखौटा पहन रखा था। कबीर ने गला साफ करते हुए कहा, सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, विवान कल रात से लापता है और उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। कंपनी के हितों की रक्षा के लिए हमारे पास कमान मेरे हाथ में सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शेयरधारक आपस में फुसफुसाने लगे। वे अनमने ढंग से सहमत लग रहे थे। माहिरा ने अपनी मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा दिल टूट गया है, लेकिन कबीर सही कह रहा है। हमें विवान को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजना होगा और कंपनी को डूबने से बचाना होगा। कृपया कागजों पर हस्ताक्षर करें। वकीलों ने फाइलें आगे बढ़ा दी। कबीर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आने ही वाली थी। वे बस स्याही के सूखने का इंतजार कर रहे थे। यह नहीं जानते थे कि उनका समय समाप्त हो चुका है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के भारी ओक के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुले, जैसे किसी ने उन्हें लात मारकर खोला हो। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर घूम गईं और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें अटक गईं। विवान सिंघानिया, जिसे पूरी दुनिया पिछले 3 सालों से एक लाचार अपाहिज समझती थी, पूरी शान और आत्मविश्वास के साथ अंदर चला आ रहा था। उसके चलने में एक चीते जैसी फुर्ती और राजा जैसा अधिकार था। उसके जूतों की खट खट की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, जो कबीर के कानों में मौत की घंटी की तरह बजी। उसके पीछे आरोही थी, जो सिर ऊंचा करके चल रही थी। उसकी सादगी में भी एक गरिमा थी। कबीर के हाथ से पेन गिर गया और माहिरा का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। विवान की आंखों में एक ऐसी ठंडी आग थी
जिसने वातानुकूलित कमरे के तापमान को भी बढ़ा दिया था। विवान बिना एक शब्द बोले सीधे मेज के शीर्ष पर गया, जहां चेयरमैन की कुर्सी रखी थी और जिस पर कबीर बैठा था। उसने कबीर को वहां से हटने का इशारा नहीं किया, बल्कि उसकी कॉलर पकड़कर उसे एक झटके में कुर्सी से खींचकर जमीन पर फेंक दिया। कबीर धड़ाम से गिरा और दर्द से कराहने लगा। विवान ने अपनी जैकेट का बटन लगाया और शाही अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। माफ करना, विवान की भारी और गंभीर आवाज गूंजी, जिसमें अधिकार का स्वर था। मुझे लगता है कि तुम मेरी सीट पर बैठे थे, और वैसे भी यह कुर्सी शेरों के लिए है, लकड़बग्घों के लिए नहीं जो सिर्फ शिकार चुराना जानते हैं। पूरा बोर्ड स्तब्ध था। किसी में भी विवान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। माहिरा ने अपनी घबराहट छिपाते हुए चिल्लाया, यह एक धोखा है, यह विवान नहीं हो सकता। वह तो अपाहिज है, यह कोई बहरूपिया है। विवान ने मेज पर रखे रिमोट को उठाया और शांत भाव से प्रोजेक्टर चालू कर दिया। बड़ी स्क्रीन पर कबीर और माहिरा के अवैध लेन देन, विदेशी खातों के विवरण और हथियारों की तस्करी के सबूत सामने आ गए। यह प्रोजेक्ट फीनिक्स का पूरा डाटा था। और सबसे अंत में वह वीडियो चला जिसमें कबीर तहखाने में आरोही को मारने की धमकी दे रहा था और अपनी साजिशों को कबूल कर रहा था। कमरे में मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। वह वीडियो न केवल उनके वित्तीय अपराधों का सबूत था, बल्कि उनकी मानवीय क्रूरता का भी जीता जागता प्रमाण था। शेयरधारकों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। अब इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कबीर पसीने से तर बतर जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। यह सब झूठ है, यह डॉक्टर्ड वीडियो है। वह पागलों की तरह चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ, यह आदमी झूठ बोल रहा है। तभी दरवाजे से पुलिस कमिश्नर अपनी सशस्त्र टीम के साथ अंदर आए। उनके साथ एक और व्यक्ति था, जिसे देखकर कबीर और माहिरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर वर्मा, कंपनी के पुराने अकाउंटेंट। वर्मा ने आगे बढ़कर कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैंने पुलिस को सब बता दिया है कबीर सर। आपकी सारी काली कमाई, गबन और विवान सर के एक्सीडेंट की साजिश का पूरा सच अब रिकॉर्ड पर है। मैं सरकारी गवाह बन चुका हूं। कबीर ने हताशा में भागने की कोशिश की, खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन विवान ने अपनी कुर्सी से उठकर टेबल के ऊपर से छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। उसने कबीर का हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। भागने की कोशिश मत करना भाई, विवान ने उसके कान में कहा। खेल खत्म हो चुका है। अब तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी उसी चारदीवारी में बितानी होगी जहां तुम मुझे भेजना चाहते थे। पुलिस ने कबीर और माहिरा को हथकड़ी लगा दी। माहिरा रोने और गिड़गिड़ाने लगी। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। विवान, बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, मुझे माफ कर दो। यह सब कबीर ने किया था, मैं तो निर्दोष हूं। विवान उनके पास गया और माहिरा की आंखों में देखा। उसकी निगाहों में कोई दया नहीं थी। तुम मेरी मां कभी नहीं थी माहिरा, तुम सिर्फ एक लालची औरत थी जिसने एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। खून के रिश्ते प्यार से बनते हैं, साजिशों से नहीं। ले जाओ इन्हें। पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले गई। गलियारे में उनकी चीखें गूंजती रहीं, जो न्याय की जीत का संगीत थीं। जब पुलिस उन्हें ले गई तो बोर्ड मेंबर्स ने खड़े होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और विवान से माफी मांगी। विवान ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। उसने आरोही का हाथ थामा और उसे अपने बगल में खड़ा किया। आज मैंने जो भी हासिल किया है, और मैं आज यहां जिस वजह से खड़ा हूं, वह मेरी पत्नी आरोही है। विवान ने गर्व से घोषणा की। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब यह मेरी ढाल बनी। आज से आरोही सिंघानिया इस कंपनी की डायरेक्टर होंगी, और जो कोई भी इनका सम्मान नहीं करेगा, वह मेरे गुस्से का सामना करेगा। आरोही की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह केवल विवान की जीत नहीं थी,
यह उन दोनों के संघर्ष, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण की जीत थी। उसने विवान को देखा, जो अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली सीईओ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आरोही के लिए वही प्यार था जो उस तूफानी रात में पहली बार दिखा था। विवान ने धीरे से उसे अपनी ओर खींचा और सबके सामने उसे गले लगा लिया। कैमरा के फ्लैश चमकने लगे और अगले दिन की हेडलाइन तय हो गई थी, सिंघानिया साम्राज्य का असली राजा वापस आ गया है और उसके साथ उसकी रानी है। कबीर और माहिरा की गिरफ्तारी के बाद सिंघानिया मेंशन में जैसे एक नई और उज्जवल सुबह हुई थी। वह उदासी, खौफ और साजिशों का माहौल, जो सालों से इन दीवारों में समाया हुआ था, अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। नौकर अब सिर झुकाकर और डरकर नहीं, बल्कि सम्मान और खुशी के साथ काम कर रहे थे। विवान ने सबसे पहले घर के उन पुराने और वफादार कर्मचारियों को ससम्मान वापस बुलाया, जिन्हें माहिरा ने अपनी तानाशाही के चलते निकाल दिया था। खिड़कियों के भारी और मनहूस पर्दे हटा दिए गए थे और सूर्य की सुनहरी किरणें अब बेरोकटोक घर के कोने कोने को रोशन कर रही थीं। यह घर अब एक जेल नहीं, बल्कि एक खुशहाल परिवार का आशियाना लग रहा था। विवान ने सिंघानिया ग्रुप की पूरी बागडोर अपने मजबूत हाथों में ले ली थी। चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते ही उसने सबसे पहले कंपनी के ढांचे को सुधारा और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जो कबीर के काले कारनामों में भागीदार थे। मीडिया के हर चैनल और अखबार में अब विवान सिंघानिया की धमाकेदार वापसी की खबरें छाई हुई थीं। शेयर बाजार में सिंघानिया ग्रुप के शेयर नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर से लौट आया था। विवान रोज सुबह समय पर ऑफिस जाता और देर शाम तक काम करता, लेकिन अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि एक विजेता का सुकून और चमक थी। आरोही के जीवन में भी एक जादुई बदलाव आया था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विवान ने अपना वादा निभाते हुए उसके पिता का इलाज शहर के सबसे प्रतिष्ठित और महंगे अस्पताल में करवाया। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और अब वे स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। आरोही का छोटा भाई अब एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। आरोही अब एक लाचार नौकरानी नहीं थी, बल्कि शहर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की पत्नी थी। लेकिन दौलत और रुतबे ने उसके स्वभाव की विनम्रता को नहीं बदला था। वह आज भी उतनी ही दयालु थी, जिसने विवान का दिल जीता था। हालांकि वे कानून और समाज की नजरों में पति पत्नी थे, लेकिन विवान के दिल में एक कसक बाकी थी। वह जानता था कि उनकी पहली शादी एक समझौता थी, जो बंदूक की नोक पर, धोखे और मजबूरी के साये में हुई थी। वह आरोही को वह सम्मान, प्रेम और वैवाहिक सुख देना चाहता था जिसकी वह असली हकदार थी। एक सुहावनी शाम विवान काम से जल्दी घर आ गया और उसने आरोही को मेंशन के निजी बगीचे में बुलाया। पूरा बगीचा खुशबूदार फूलों, विदेशी ऑर्किड और हजारों टिमटिमाती रोशनी से किसी परियों की कहानी की तरह सजाया गया था। यह दृश्य देखकर आरोही की खुशी का ठिकाना न रहा। विवान धीरे से उसके पास आया, उसके घुटनों पर बैठ गया और अपनी जेब से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली। यह कोई दिखावा या नाटक नहीं था, बल्कि एक सच्चे प्रेमी का प्रस्ताव था। आरोही, विवान ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, हमने एक युद्ध के बीच शादी की थी, जहां प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन तुमने उस नर्क को स्वर्ग बना दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी किसी समझौते की याद दिलाए। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाना चाहता हूं, न कि किसी ढाल के रूप में। क्या तुम मुझसे, विवान से, शादी करोगी? आरोही की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने हां में सिर हिलाया। इसके बाद शादी की तैयारियां इतनी धूमधाम से शुरू हुईं कि पूरा शहर देखता रह गया। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं था और न ही कोई मजबूरी थी। देश भर से मशहूर फैशन डिजाइनर आरोही के लिए शादी का जोड़ा तैयार करने आए।
मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया और हर रस्म को पूरी शिद्दत से निभाया गया। संगीत और मेहंदी की रस्मों में हंसी और ठहाके गूंज रहे थे। विवान ने हर छोटी बड़ी रस्म में हिस्सा लिया, जो उसने पिछली बार अपनी बीमारी का नाटक करते हुए नहीं किया था। आरोही के हाथों में विवान के नाम की मेहंदी रची थी, जो उनके गहरे और सच्चे प्यार का रंग दिखा रही थी। शादी का दिन किसी शाही उत्सव से कम नहीं था। विवान एक सफेद घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर आया। वह किसी पौराणिक राजकुमार जैसा लग रहा था। जब आरोही लाल जोड़े में भारी गहनों से लदी हुई मंडप की ओर बढ़ी, तो सबकी निगाहें उस पर थम गईं। उसकी सुंदरता और आभा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। विवान उसे देखकर पलकें झपकाना भूल गया। पुरानी कड़वी यादें धुंधली पड़ गई थीं। आज केवल प्यार, संगीत और जश्न था। पवित्र अग्नि के फेरे लेते हुए उन्होंने जो 7 वचन लिए, वे दिल की गहराइयों से निकले थे। इस बार सिंदूर भरते समय आरोही ने गर्व और पूर्णता महसूस की। शादी के बाद शहर के सबसे बड़े होटल में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के बड़े उद्योगपति, राजनेता और मशहूर हस्तियां शामिल हुईं। विवान ने सबके सामने आरोही का परिचय अपनी ताकत और प्रेरणा के रूप में कराया। जब वे दोनों स्टेज पर एक साथ खड़े हुए, तो वे एक आदर्श पावर कपल लग रहे थे। लोगों ने उनकी केमिस्ट्री और एक दूसरे के प्रति सम्मान को देखा। अब कोई भी दबी जुबान में यह नहीं कह सकता था कि आरोही एक मामूली पृष्ठभूमि से है। वह अपने व्यक्तित्व, शालीनता और गरिमा से एक असली रानी लग रही थी। रात ढलने पर जब सारे मेहमान चले गए और उत्सव का शोर थम गया, विवान और आरोही अपने कमरे में आए। यह वही कमरा था जहां से उनकी यह अजीबोगरीब कहानी शुरू हुई थी। लेकिन अब यहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब यहां कोई अलग बिस्तर नहीं था, कोई सोफा नहीं था और न ही कोई दीवार थी। विवान ने आरोही को बाहों में लिया और बालकनी में ले गया, जहां से पूरा जगमगाता शहर दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, जो उनके मिलन का गीत गा रही थी। तुमने मुझे बचा लिया, आरोही, विवान ने भावुक होकर कहा। सिर्फ मेरी जान ही नहीं, बल्कि मेरी मरती हुई आत्मा को भी। अगले कुछ महीनों में आरोही ने खुद को एक सक्षम महिला के रूप में साबित कर दिया। उसने विवान की मदद और मार्गदर्शन से बिजनेस मैनेजमेंट की बारीकियां सीखीं और कंपनी के चैरिटी विंग की पूरी जिम्मेदारी संभाली। उसने अनाथालयों और अस्पतालों के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे सिंघानिया ग्रुप की सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ गई। कंपनी के कर्मचारी उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वह उनकी समस्याओं को समझती थी और जमीन से जुड़ी हुई थी। विवान को उस पर बहुत गर्व था। वे अक्सर ऑफिस में एक साथ लंच करते और शाम को लंबी ड्राइव पर जाते, अपनी खुशियों को जीते हुए। एक बरसात की रात वे दोनों उसी लाइब्रेरी में बैठे थे जहां आरोही ने पहली बार विवान का राज जाना था। बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल उस डरावनी रात की तरह, लेकिन आज डर का नामोनिशान नहीं था। विवान ने वह पुराना डंबल उठाया और मुस्कुराया। अगर तुम उस रात यहां गलती से नहीं आती, तो शायद मैं आज भी उसी व्हीलचेयर पर नाटक कर रहा होता, उसने हंसते हुए कहा। आरोही भी हंसी। और अगर आप मुझे नहीं रोकते, तो शायद मैं आज भी किसी कोने में बर्तन मांज रही होती। उन्होंने महसूस किया कि नियति ने उन्हें मिलाने के लिए यह अजीब और कठिन खेल रचा था। कहानी का अंत सुखद था, लेकिन यह वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक सुनहरी शुरुआत थी। विवान और आरोही ने दुनिया को साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार किसी भी हैसियत, जाति या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। विश्वास और त्याग की नींव पर बना रिश्ता हर तूफान का सामना कर सकता है। उन्होंने अपने अतीत के काले सायों को हमेशा के लिए दफना दिया था और अब वे एक उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे थे। सिंघानिया साम्राज्य अब सुरक्षित हाथों में था, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन दोनों के दिल एक दूसरे के पास सुरक्षित थे। बाहर गिरती बारिश की बूंदें
अब उनके प्यार की अमर कहानी की गवाह बन रही थीं।